हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए एसएससी जीडी के जो आपके प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें जीएस के समय की बात करें, कब शुरू होता है आपका क्लास, तो सुबह 6 बजे आपका जीएस का, और इसके 1 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे की बात करें, सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग मिल जाता है, किसके द्वारा, योगेश सर के द्वारा। और ठीक 1 घंटे बाद यानी सुबह 8 बजे आपको दीपक सर के द्वारा आपके सामने मैथ की क्लास मिलती है। और उसके ठीक 1 घंटे बाद आपके हिंदी, जो कि आपके जयशंकर सर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। और इस सेट में हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो एकदम शुरू से कराया जा रहा है। तो आज का जो क्वेश्चन होगा, इसके पहले जो क्वेश्चन हुए हैं ठीक उसी के बाद से लिया गया है। ठीक, चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र लिया गया है। ऑप्शन ने दिया आपका केसरिया स्तूप से, ऑप्शन भी दिया आपका सारनाथ के अशोक से, ऑप्शन भी दिया आपका दोनों से, और ऑप्शन भी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र लिया गया। तक भारत अगर पूछे भारत में राष्ट्रीय ध्वज का जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आपके कहाँ से, सारनाथ के अशोक चक्र से। कहाँ से, सारनाथ के अशोक चक्र से लिया गया है। ठीक है, अगर हम पूछे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था आपको 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन अच्छा बनता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे 3:2, लेकिन अब उल्टा क्वेश्चन बनता है कि चौड़ाई और लंबाई का। जब चौड़ाई और लंबाई पूछे 2:3 और लंबाई और चौड़ाई पूछे 3:2। ठीक है, किसका भारत राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात पूछे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अब पूछे अगर से ये जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने किया था, इसे तैयार किसने किया था, तैयार किया था आपके पिंगली वेंकैया ने। किसने, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, अगर हम इसमें किसके राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, इसमें जो हरा रंग होता है आपका, कौन सा, हरा रंग होता है। अगर पूछिए किसका प्रतीक होता है, तो ये आपके हरियाली का प्रतीक होता है, हरियाली का प्रतीक होता है। ठीक है, और हरा के बाद होता है आपका केसरिया रंग, कौन सा है, केसरिया रंग। अगर पूछे केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो केसरिया रंग है आपके बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है वो केसरिया रंग। और बीच में होता है आपके सफ़ेद पट्टी जो होती है। अगर पूछे सफ़ेद किसका प्रतीक है, तो आपके शांति का प्रतीक है। किसका, शांति का प्रतीक है। और जो इसमें एक चक्र होता है जो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक चक्र से लिया गया है। तो ये जो चक्र में जो तिलियाँ होती हैं, अगर पूछे ये किसका प्रतीक है, तो आपके प्रगति का प्रतीक है। किसका, प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। अगर पूछे इसमें कितनी तिलियाँ होती हैं, तो इसमें आपके टोटल 24 तिलियाँ होती है। इसमें टोटल कितनी तिलियाँ होती हैं, इसमें आपके टोटल 24 तिलियाँ होती हैं। ठीक है, तो अगर पूछे राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से किसने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। इसे कब भारतीय संविधान द्वारा भारत के द्वारा अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात पूछे 3:2। हरा जो इसकी हरी पट्टी होती है, जो सबसे नीचे पट्टी होती है आपकी हरी पट्टी होती है, वो किसका प्रतीक है, तो है आपके हरियाली का। केसरिया जो कि सबसे ऊपर पट्टी होती है, तो पूछे केसरिया किसका प्रतीक है, तो आपके बलिदान का। और सफ़ेद जो आपके बीच में पट्टी दी होती है, अगर पूछे सफ़ेद किसका प्रतीक है, आपके शांति का। और इसमें एक चक्र, सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र होता है, इसमें आपकी 24 तिलियाँ होती हैं। अगर पूछे ये किसका प्रतीक है, तो आपके प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के नियम के बारे में बात करें, राष्ट्रीय ध्वज के नियम के बारे में बात करें, तो राष्ट्रीय ध्वज का नियम के बारे में अगर बात करें, तो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है आपके, अगर पूछे और सारे ध्वज के बीच में अगर रखा जाता है, तो इसे दाहिने तरफ रखा जाता है। किस तरफ, दाहिनी तरफ रखा जाता है, और अन्य ध्वजों से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और जो अगर पूछे जुलूस में इसका क्या नियम है, कि अगर कोई व्यक्ति अगर जुलूस निकलता है तो उसमें भी अगर से बहुत लोग होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चलते हैं, तो उसमें नियम कहता है कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसे
मतलब राइट यानी दाहिने कंधे की तरफ रखा जाता है, यानी लेकर चला जाता है। किस तरफ? दाहिने कंधे की तरफ राष्ट्रीय ध्वज को रखकर चला जाता है। ठीक है, किस तरफ? दाहिने दाहिने मतलब कंधे की तरफ रखकर इसे चला जाता है। ठीक, कब? जुलूस निकालते समय। ठीक है, और अगर पूछे सूर्यास्त के एक चीज़ और है, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले जो आपका ध्वज फहराया नहीं जाता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले भी आपका ध्वज फहराया नहीं जाता है। ठीक, और झुका हुआ झंडा जो होता है, झुका हुआ ध्वज होता है जो वो मतलब किसको प्रदर्शित करता है? आपके शोक को। अगर पूछे झुका हुआ, अगर पूछे झुका हुआ ध्वज अगर पूछे किसे प्रदर्शित करता है? ये आपको शोक को प्रदर्शित करता है। अगर पूछे उल्टा हुआ, अगर ध्वज उल्टा इसे उल्टा किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये संकट को प्रकट करता है। ठीक, कब? संकट को प्रकट करता है। झुका हुआ ध्वज शोक को और उल्टा ध्वज आपको संकट को प्रकट करता है। ठीक, जिसके नियम के बारे में अगर सके मतलब ढेर सारे ध्वज के बीच में अगर से इसे रखना हो तो इसे राइट साइड रखा जाता है। कहाँ पर? राइट साइड रखा जाता है। और जब इसे जुलूस में लेकर चला जाता है तो इसे किस कंधे की तरफ? तो राइट कंधे यानी दाहिने कंधे की तरफ लेकर चलना होता है। दाहिने कंधे की तरफ लेकर चलना होता है। और यह सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद इसे मतलब फहराया नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1947 में एक अंग्रेज अधिकारी साइरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और डैश की सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे रेडक्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। जिसे रेडक्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे भारत कौन कौन अधिकारी है? साइरिल रेडक्लिफ द्वारा। कौन अधिकारी का नाम क्या है? साइरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे रेडक्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इससे कब निर्धारण किया गया? 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। कब? 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक, तो इसी बार 1914 में किसके बीच हुआ था? वो था आपके चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य अगर से मतलब सीमा साझा करते हैं तो टोटल आपके 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका पंजाब है। कौन है? पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात है 3 राज्य आपके जो आपके पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और एक है आपका यूटी यानी यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये भी आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे, पर भारत में आर्यों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए दिया अथर्ववेद, ऑप्शन बी दिया आपका सामवेद, ऑप्शन सी दिया आपका यजुर्वेद और ऑप्शन डी दिया आपका ऋग्वेद। तो पूछा है कि जो आपके किसकी आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है, मतलब इसके पूछने का मतलब है कि आर्यों की जानकारी जो है किस वेद से मिलती है। तो आर्यों की जानकारी अगर हम बात करें तो आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है? मिलती है आपके ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करें? ऋग्वेद की बात करें। इसकी ऋग्वेद की बात करें, इसमें अगर पूछे कितने मंडल हैं, इसमें आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 आपके क्या हैं? 1028 आपके सूक्त हैं। 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 10,562 के यहाँ ऋचाएँ हैं। क्या हैं? ऋचाएँ या मंत्र हैं। 10,062 क्या है? ऋचाएँ या मंत्र है। अगर पूछे टोटल इसमें कितने शब्द हैं तो लगभग आपके 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख शब्द हैं। 1.5 लाख क्या है? शब्द हैं। 1.5 लाख शब्द का उल्लेख मतलब मतलब 1.5 लाख कितने मतलब कितने शब्द हैं ऋग्वेद में? तब लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 आपके ऋचाएँ या मंत्र हैं। ठीक है, अगर पूछे ऋग्वेद में भगवान इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में भगवान इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया? किया गया आपका 250 बार। अगर पूछे ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका उल्लेख किया गया? तो पिता शब्द का। किसका? पिता का उल्लेख जो आपको सबसे अधिक बार किया गया। कितनी बार? 335 बार है। पूछा अगर सिर्फ माता का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो किया गया आपके 234 बार।
234 बार माता का और पिता का 335 बार। ठीक है। गाय का पूछे, गाय का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और जन का उल्लेख पूछेगा तो ये मिलता है आपके 275 बार। ठीक है। इसी प्रकार का हम नदियों की बात करें तो पूछे सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो मिलता है आपके 55 बार, 55 बार। ठीक है, 55 बार। अगर पूछे सरस्वती नदी का, किसका, सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो मिलता है आपके 50 बार। कितनी बार 50 बार। यहीं पर पूछा अगर से यमुना नदी, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो मिलता है आपके 3 बार, 3 बार। और गंगा नदी का उल्लेख, गंगा नदी का उल्लेख मिलता है आपके 1 बार। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो मिलता है आपका 1 बार। ठीक है। अगर पूछे भगवान विष्णु का उल्लेख कितनी बार मिलता है, भगवान विष्णु का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो इनका उल्लेख मिलता है आपके 100 बार। कितनी बार, 100 बार। ठीक। तो क्या हो गया, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,562 ऋचाएँ मंत्र हैं, 1.5 लाख आपके शब्द मिलते हैं। ठीक है। अगर पूछे कितने भगवान इंद्र का उल्लेख कितनी बार है, आपके 250 बार है। सबसे अधिक बार पूछे तो 335 बार किसका, पिता का उल्लेख मिलता है। माता का उल्लेख 234 बार मिलता है और गाय का 176 बार। ठीक है। अगर पूछे गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार, 1 बार। यमुना नदी 3 बार, सरस्वती नदी 50 बार और सिंधु नदी 55 बार। और भगवान विष्णु का उल्लेख कितनी बार मिलता है, ये मिलता है आपके 100 बार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1972, ऑप्शन बी दिया 1965, ऑप्शन सी दिया 1988 और ऑप्शन डी 1981। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी, तो हुई थी 1972 में। कब, 1972 में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपको मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी दिया आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी दिया 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी दिया आपका 24 जनवरी 1950। ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान अगर पूछे कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम राष्ट्रगान के बारे में बात करें, राष्ट्रगान के रचयिता यानी इसकी रचना किसने की थी, तो किए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना किए थे। ठीक है। इसकी रचना किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगर पूछे कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक है। कितने सेकेंड में, 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगर पूछे पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया पहली बार, अधिवेशन में इसे पहली बार आपका गाया गया था। ठीक है। अगर पूछे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया था, तो 1921 में। कब, 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा था। मतलब इस अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। जिसे मतलब किस नाम से जाना जाता था, इसे कहा था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जब इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा तो इसे इस नाम से जाना गया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक है। अगर पूछे ये जो राष्ट्रगान है किस कविता से ली गई है, तो आपके तत्वबोधनी कविता से। किस कविता से, तत्वबोधनी कविता के, तत्वबोधनी कविता से ली गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अराकान युमा पर्वतमाला भारत तथा डैश के बीच में सीमा बनाती है। जो अराकान है। ठीक है। अराकान है, यहाँ पर है अराकान युमा पर्वतमाला भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच, म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कुल उपनिषद की संख्या कितनी है।
मतलब उपनिषद की संख्या कितनी है। ऑप्शन ने दिया 102, ऑप्शन भी दिया आपका 108, ऑप्शन से दिया 106 और ऑप्शन डी दिया 110। अगर पूछा कुल उपनिषद कितने हैं तो कुल उपनिषद हैं आपके 108, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होते हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल आपके 108। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो ये आपके 3 भागों में विभाजित हैं। कितने कितने, 4, 2 और 102। अगर हम इन्हें याद करने की बात करें तो 4 जो है आपके 4 सिर्फ गद्य में है, ये गद्य में है। और जो आपके 2 हैं ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक, गद्य और पद्य दोनों में है। और जो आपका 102 है ये सिर्फ पद्य में है, ये सिर्फ पद्य में है। ठीक है, तो पूरा तो याद नहीं हो सकता, तो हम इस 6 को याद कर लें तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मतलब उपनिषद से कि ये गद्य में है या पद्य में है तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप पूछिए 4 जो आपके उपनिषद हैं, 4 उपनिषद जो आपके गद्य में है टोटल, ये कौन कौन से उपनिषद हैं। तो एक है आपका कठ उपनिषद, कठ उपनिषद, एक है आपका ईश उपनिषद, ठीक है, एक है आपका श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, और एक है आपका कौन सा, मैत्रेयी उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। ठीक, और जो आपके गद्य वाले हैं, सॉरी जो गद्य और पद्य दोनों में है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, अगर हम इनकी बात करें ये कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं। तो एक है आपका प्रश्न उपनिषद, कौन सा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। एक है आपका केन उपनिषद, ये कौन सा है, केन उपनिषद। ठीक, तो जो गद्य में कौन कौन से हैं, कठिन उपनिषद है, ईश उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है और मैत्रेयी उपनिषद है। जो आपके गद्य और पद्य में कितने उपनिषद हैं, आपके 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं, एक प्रश्न उपनिषद है और एक है आपका केन उपनिषद है। ठीक है, अगर पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद पूछे तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा तो ये आपका मांडुक्योपनिषद है। कौन सा है, मांडुक्योपनिषद है। ठीक, मांडुक्योपनिषद सबसे बड़ा पूछे तो आपका बृहदारण्यक हो गया, सबसे छोटा पूछे तो आपका मांडुक्योपनिषद है। ठीक है, और टोटल कितने उपनिषद हो गए, टोटल 108 हो गए। 4 जो थे आपके गद्य में थे, कौन कौन से थे, कठ था, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। और जो आपके 2 थे आपके गद्य और पद्य दोनों में थे, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद थे। और 102 टोटल जो है आपके सिर्फ पद्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है, जंगल किस प्रकार के जंगलों में उगता है। ऑप्शन ने दिया आपका सवाना वन, ऑप्शन बी दिया आपका भूमध्य रेखी सदाबहार वन, ऑप्शन सी दिया आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और ऑप्शन डी दिया आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो चंदन अगर पूछे किस प्रकार के जंगलों में उगता है तो उगता है आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी क्या, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में आपके चंदन के मतलब चंदन उगता है। किसमें चंदन उगता है, किसमें, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और अगर पूछे इसमें और कौन कौन से पौधे मतलब उगते हैं, एक है आपका सागौन, क्या है, सागौन है जो कि प्रमुख है, मतलब इस वन का प्रमुख अगर वृक्ष में आता है कौन सा है, आपका सागौन है। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं पौधे, तो आपके बांस हो गया, शीशम हो गया, शीशम हो गया, चंदन एक है आपका, चंदन तो है। ठीक है, एक है आपका खैर और एक है आपका सहतूत, सहतूत। ठीक, सहतूत, ये सब पौधे जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। ऑप्शन ने दिया 24 जनवरी 1950, ऑप्शन भी दिया 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन से दिया 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन ने दिया इनमें से नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा है, राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा है। इसकी रचना अगर पूछे किसने किया था, इसकी रचना किसने किया था, ये किया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे मतलब इसकी रचना किए थे।
अगर पूछे इसे अपनाया कब गया तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये कहाँ से लिया गया है तो आनंद मठ, एक पुस्तक है आपका आनंद मठ पुस्तक से इसे लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ पुस्तक से इसे लिया गया। इसे क्या कहते हैं? वंदे मातरम से कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछे पहली बार कब गाया गया था तो पहली बार गाया गया था आपका 1896 में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है। अगर पूछे इसके गायन मतलब समय कितना है, इसे गाने में कितना समय मतलब लगता है तो टोटल आपके 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1796 में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर क्या मोर्टिसुर, सर मोर्टिसुर यहाँ पर हो गया आपका सर मोर्टिसुर डुरंड द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई जिसे डैश रेखा कहा गया। ऑप्शन दिया आपका मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी दिया आपका रेड क्लिफ रेखा, और ऑप्शन सी दिया आपका डुरंड रेखा, और ऑप्शन डी दिया आपका जीरो लाइन रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच किसकी बात? भारत और अफगानिस्तान के बीच कब की बात है? 1796 में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मोर्टिसुर डुरंड द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई जिसे कौन सा मतलब कौन सी रेखा कहा जाता है? इसे डुरंड रेखा कहा गया। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। ये जो डुरंड रेखा है 1947 के बाद जब पाकिस्तान बन गया, इसके बाद यह डुरंड रेखा किसके बीच हो गया? तो पाकिस्तान था अफगानिस्तान के बीच हो गया। ठीक है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कब से? 1947, जब यहाँ पाकिस्तान का अलग हो गया। ठीक है। इसके पहले किसके बीच था? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था। ठीक है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, इन्होंने हाल ही में मतलब कब 19 अगस्त 2019 को 19 अगस्त 2019 को इन्होंने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो उन्होंने मतलब कौन सा अपना आज़ादी दिवस मनाया था? तो मनाया था आपके सौवीं आज़ादी के वर्षगांठ मनाया था। ठीक है। सौवीं आज़ादी की 7वीं वर्षगांठ मनाई थी। 7वीं वर्षगांठ मनाए थे। कब? ये मनाए थे आपके 19 अगस्त 2019 को। 19 अगस्त 2019 को 19 अगस्त 2019 को अफगानिस्तान ने अपनी आज़ादी की 7वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? मतलब ऋग्वेद में सभा शब्द का आपका जो है आपका उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन दिया आपका 6, ऑप्शन बी दिया आपका 8, ऑप्शन सी दिया है 10 और ऑप्शन डी दिया आपका 12। तो अगर पूछे ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो हुआ आपके 8 बार। कितनी बार? 8 बार। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। अगर पूछे जो आपके सभा है मतलब सभा, ऋग्वेद में सभा और समिति, ऋग्वेद में सभा और समिति जो है आपके इनको प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा और समिति को। अगर हम पूछे सभा की बात करें तो सभा जो होती है सभा, इसमें जो आपके पुरुष सदस्यों के लिए किस मतलब कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? पुरुष सदस्य के लिए। सभा में पुरुष सदस्य के लिए अगर पूछे किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ किया गया आपके सभ्य शब्द का। किसका? सभ्य शब्द का। और पूछे अगर सभा में महिला सदस्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महिला सदस्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ किया गया आपके सभावती। ठीक है। तो सभा में पुरुष सदस्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सभ्य। और महिला सदस्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सभावती शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो पूछा था ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार। अब पूछे समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो हुआ आपके 9 बार। कितनी बार? 9 बार आपके समिति शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की अगर पूछे पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तब के ऋग्वेद में कहा गया है। इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। इसी प्रकार एक शब्द मिलता है आपका विदत शब्द। ठीक है। विदत शब्द का प्रयोग अगर पूछे ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 122 बार मतलब उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 122 बार उल्लेख मिलता है। ये जो विदत है एक संस्था थी। ठीक है। एक क्या थी? एक संस्था थी। विदत जो है आपकी एक संस्था है जिसमें आपको वृद्धजनों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। किसकी? वृद्धजनों और
विद्वानों की सहभागिता होती थी, विद्वानों की सहभागिता होती थी, सहभागिता होती थी, ठीक है, किसमें, विदत संस्थाओं। अगर पूछे विदत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ, आपके 122 बार हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट्स वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए दिया आपका प्रयागराज, ऑप्शन बी दिया अयोध्या, ऑप्शन सी दिया लखनऊ और ऑप्शन डी दिया आपका नोएडा। तो इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कर पूछे कहाँ किया गया है, तो किया गया आपके कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया चापचार कूट किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। चापचार कूट किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन ए दिया आपका मेघालय, ऑप्शन बी दिया मिजोरम, ऑप्शन सी दिया नागालैंड और ऑप्शन डी दिया आपका उड़ीसा। तो किसकी बात कर रहा है, चापचार कूट। चापचार कूट की बात करें तो कहाँ का है, ये आपके मिजोरम का है। कहाँ का, मिजोरम का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इसी प्रकार और मिजोरम के अगर पूछे प्रमुख उत्सव की बात करें तो एक तो हो गया आपका चापचार कूट, एक है आपका मीम कूट। पूछे मीम कूट कहाँ का है, मीम कूट शब्द कहाँ का है, मतलब मीम कूट उत्सव कहाँ का है, ये आपके कहाँ का, मिजोरम का है। इसी प्रकार एक आपका थाल पवांग कूट, थाल फवांग कूट, थाल फवांग कूट, ठीक। तो क्या हो गया, चापचार कूट हो गया, मीम कूट हो गया और थाल फवांग कूट, ये सब कहाँ के आपके, मिजोरम के हैं, ठीक है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो कहाँ का है, नागालैंड का अगर प्रमुख उत्सव की बात करें, यहाँ का सबसे प्रमुख उत्सव है आपका हार्नबिल, हार्नबिल। हार्नबिल उत्सव कहाँ का है, आपके नागालैंड का। यह अब त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। कहाँ पर, त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। नागालैंड के सिवा और कहाँ मनाया जाता है, आपके त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है, त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, ठीक। तो नागालैंड का क्या हो गया, हार्नबिल हो गया। एक है आपका मो आसू, मो आसू उत्सव कहाँ का है, ये भी आपके नागालैंड का है, ठीक है। कहाँ का है, नागालैंड का है। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के प्रमुख उत्सव की बात करें, उड़ीसा की प्रमुख उत्सव इसमें आपके एक आपका छऊ उत्सव, कौन सा है, छऊ उत्सव है। धानु यात्रा है, धानु यात्रा पूछे कहाँ का है, ये भी आपके उड़ीसा का है, ठीक है। एक है आपका रज परवा, रज परवा, रज परवा पूछे कहाँ का है, ये भी आपके उड़ीसा का है। बाली यात्रा है, बाली यात्रा उत्सव पूछे कहाँ का है, ये भी आपके उड़ीसा का है। कोणार्क महोत्सव है, क्या है, कोणार्क महोत्सव है, कोणार्क महोत्सव है। ये सब कहाँ के हैं, ये सब आपके उड़ीसा के ही हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिएक्टोलेगस कुनिकुलस है। ओरिएक्टोलेगस कुनिकुलस है। ऑप्शन दिया आपका ऊँट, ऑप्शन बी दिया आपका खरगोश, ऑप्शन सी दिया आपका हिरण और ऑप्शन दिया लोमड़ी। तो ओरिएक्टोलेगस कुनिकुलस अगर पूछे किसका वैज्ञानिक नाम है तो ये आपके खरगोश का, किसका है, खरगोश का, ठीक। ऑप्शन बी यानी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम पूछे ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपके कैमेलस, कैमेलस डोमेडोरियस है, डोमेडोरियस है, डोमोडेरियस है, डोमेडेरियस, ठीक है। कैमेलस डोमेडेरियस अगर पूछे किसका वैज्ञानिक नाम है, आपके ऊँट का है। हिरण की बात करें तो आपका सर्वर एलाफस, सर्वस एलाफस किसका है, आपके हिरण का है। और कैनिडे, कैनिडे किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपके लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम, किसका, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिडे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है। इको रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया आपका असम, ऑप्शन सी दिया आपका उड़ीसा और ऑप्शन डी दिया आपका तमिलनाडु। तो अगर पूछे इको रिट्रीट उत्सव अगर पूछे किस राज्य में उत्सव मतलब आयोजित किया जाता है तो वो किया जाता है कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपके पर्यटन को बढ़ावा देना, किसको, राज्यों में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, किसको, पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य में पर्यटन को
बढ़ावा देने के लिए कौन सा मतलब उत्सव जो आपके हर साल आयोजित किए जाते हैं, तो आपका इको रिट्रीट कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक वसारागी विटामिन कौन सा है? वसारागी विटामिन कौन सा है? ऑप्शन दिया आपका विटामिन ए, ऑप्शन भी दिया विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया विटामिन डी और ऑप्शन डी दिया विटामिन ए। तो जो आपका कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक वसारागी विटामिन कौन सा है? तो आपका विटामिन ई है। कौन सा है? विटामिन ई है। ठीक है, इसका अगर पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपका टेकोफेराल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल है। ये क्या है? एक पोषक तत्व है। ये एक पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। ठीक है, एक पोषक तत्व है जो कि आपके दृष्टि प्रजनन और आपके रक्त और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, किसके के लिए हो गया? आपका दृष्टि हो गया, प्रजनन हो गया, रक्त हो गया, मस्तिष्क हो गया, त्वचा हो गया, ये सब के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब तत्व है। ठीक, यानी किसकी बात कर रहा है? विटामिन ए की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि थानेश्वर महादेव मंदिर निम्न से किस राज्य में स्थित है? थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन भी दिया पंजाब, ऑप्शन सी दिया आपका राजस्थान और ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश। थानेश्वर महादेव मंदिर पूछे कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। नहीं, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे हरियाणा में और कौन कौन से मंदिर है, तो यहाँ पर है आपका सर्वेश्वर मंदिर। सर्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। ठीक है, एक है आपका गरीबदास मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर। ठीक है, ये सब कहाँ के? आपके हरियाणा के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन भी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका राजस्थान और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो भोजताल जगह जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, अगर पूछे निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चौथे एशियाई पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले सुकांत कदम किस खेल से संबंधित है? ऐसा कब पहले भी मतलब 2 क्लास में बता चुके हैं किसके बारे में? चौथे एशियाई पैरा गेम्स से कौन से नंबर का था? ये चौथे नंबर का था। कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। पहला कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 2010 में हुआ था। इसकी शुरुआत कभी 2010 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये भी आपके चीन में हुई थी। दूसरा कहाँ पर हुआ था? 2014 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। कहाँ पर? साउथ कोरिया में हुआ था। तीसरा कहाँ पर हुआ और कब हुआ? तो तीसरा हुआ था 2018 में। कहाँ पर? इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया जकार्ता में। और चौथा जो हुआ ये भी आपके कहाँ पर हुआ है? ये आपके चीन हुआ है। इसमें भारत का स्थान का है? इसमें भारत का स्थान 5वां है। पहला स्थान किसका है? तो आपके चीन का ही था। ठीक है, 5वां स्थान किसका है? भारत का है। कितने पदक जीते हैं भारत ने? 111 पदक जीते। कितने? 111 पदक जीते हैं। अगर पूछे गोल्ड कितना जीता है? गोल्ड आपके 29 थे। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपके 31 था। ब्रांज की बात करें, ब्रांज आपका 51 था। ब्रांज 51 था। किसका? भारत की बात कर रहा है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? 5वां स्थान है। टोटल 111 पदक है। गोल्ड 29 है, सिल्वर 31 है और ब्रांज आपके 51 है। ठीक है, और यहाँ मतलब भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? एक थी आपके पारुल परमार थी और इनके साथ थे अमित सिरोहा। पारुल परमार और कौन थे? अमित सिरोहा। ये दो आपके क्या थे? ध्वजवाहक थे। किसकी तरफ से? भारत के तरफ से। अगर पूछे इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या था? तो दिल मिलते हैं और सपने चमकते हैं। क्या था? दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। ये क्या था? ये था आपके एशियन पैरा गेम्स का मतलब चौथे एशियन पैरा गेम्स का आदर्श वाक्य। ठीक है, अगर पूछे इसका शुभंकर क्या था? क्या शुभंकर था? एक फेई। क्या है? फेई जो कि यहाँ के एक पक्षी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अरे सॉरी, आंसर देख लेते हैं। दिया था चौथे एशियाई पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले सुकांत कदम किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके बैडमिंटन से। किससे हैं? बैडमिंटन से। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो जैसे रोज की तरह आज भी बता दिया सबको, तो मतलब याद हो गया होगा। ठीक है, कि पहला कब हुआ था? 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? चीन में हुई थी। दूसरा आपका 2014 में। कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया में। तीसरा की बात करें, तीसरा हुआ था आपका 2018 में। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में। चौथा की बात करें, चौथा भी आपके चीन में हुआ। कब? 2023 में। मतलब वर्तमान जो अभी हुआ है वो कहाँ, किस नंबर का था? ये आपके चौथे नंबर का था। कहाँ पर हुआ है? चीन में ही हुआ है। ठीक, जिसमें भारत का 5वां स्थान था। 111 पदक थे। गोल्ड 29, सिल्वर 31 और ब्रॉन्ज कितने थे? आपके 51 थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया चौथे एशियाई पैरा गेम्स खेलों में प्राची यादव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? प्राची यादव ने किस खेल में अगर पूछे स्वर्ण पदक जीता है तो उन्हें जीता है आपके पैरा कैनो में। किसमें? पैरा कैनो में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।